हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नाइट्रोजन फैमिली का तीसरा नंबर का वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली यार इंटर में तो खैर है ही, गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के लोग भी इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस इससे आते हैं, नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सी नाइट्रोजन फैमिली की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। और आज हम दो प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे कि वह किस प्रकार का हाइड्राइड बनाता है और किस प्रकार का हैलाइड बनाता है, ठीक है। हाइड्राइड मतलब जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे उस एलिमेंट का हाइड्राइड, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट हैलोजन से रिएक्शन करेगा और जो नया कंपाउंड बनाएगा उसको बोलेंगे उस एलिमेंट का हैलाइड, ठीक है। तो आज हम दो डिस्कशन करेंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में तो खैर आएंगी, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। एक मिनट मार्क कर रख लें। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, बात समझ में आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। और जो पहली केमिकल आज हम दो डिस्कशन करेंगे, दो डिस्कशन काफी डिटेल करेंगे, मतलब इतना जान जाएंगे कि अब वहां से क्वेश्चंस कोई छूटने ना पाए। मैंने प्रयास किया है कि कितना डीपली में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले तो जो भी सब प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट का हाइड्राइड। तो ध्यान दो, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं वह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाते हैं MH3 टाइप हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? MH3 टाइप हाइड्राइड, ठीक है। MH3 टाइप हाइड्राइड। नोट्स अगर आप खुद मैं तो दूंगा, अगर नोट्स आप खुद बनाते चलोगे ना तो आपको एग्जाम में तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपना नोट्स एक बार देख लोगे तो एकदम छक्का तैयार हो जाएगा, बिंदास, ठीक है ना। एकदम हैप्पी बर्थडे हो जाएगा एग्जाम में बढ़िया से, ठीक है। MH3 टाइप हाइड्राइड, जैसे देखो एग्जाम्पल, तुम जान ही रहे हो क्या, NH3 अमोनिया, PS3 फास्फीन, ASH3 आर्सीन, एंटीमनी SbS3 स्टीबिन और बिस्म्यूटिन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या आ रहा है कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वह बेटा किस प्रकार का हाइड्राइड बना रहा है, फॉर्म MH3 टाइप हाइड्राइड। MH3 टाइप हाइड्राइड, ठीक है। अब ध्यान दो, MH3 टाइप हाइड्राइड का जो शेप होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहां पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट्स शेप इज पिरामिडल। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो MH3 टाइप का हाइड्राइड बन रहा है उस पे जो सेंट्रल एटम होगा उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसका आकार क्या होगा, पिरामिडल शेप। मतलब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका भी शेप क्या होगा, पिरामिडल। अमोनिया का शेप क्या होगा, पिरामिडल। यहां पर भी क्या होगा, sp3, इसका भी शेप क्या होगा, पिरामिडल। आर्सीन का हाइब्रिडाइजेशन एस का क्या होगा, sp3, इसका भी शेप क्या होगा, पिरामिडल, ठीक है। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल। सेम यहां पर भी क्या होगा, एज सच, ठीक है।
ठीक है, अब ध्यान दो। तो अब देखा गया कि जो यह पांचों हाइड्राइड बन रहा है MH3 टाइप का, सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, सबका शेप क्या है, पिरामिडल है। ठीक है, तो क्या सबका बॉन्ड एंगल एक ही होगा? सबका बॉन्ड एंगल एक ही होगा? नहीं, यहां पर बॉन्ड एंगल तीनों पांचों का क्या होगा, डिफर होगा। आओ अब नेचर ऑफ हाइड्राइड में पहला जो हमने इसमें पढ़ा क्या, कैपिटल ए करके, कि इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक क्या हो गया, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, पिरामिडल शेप हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब बी होगा इसमें नेचर ऑफ हाइड्राइड का बी, बॉन्ड एंगल। बी हम देखेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो शेप पिरामिडल कैसा होता है, ये देखो, दिस इज द पिरामिडल शेप। ऊपर अमोनिया ऐसे मान लो, यहां पर नाइट्रोजन होगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, दिस इज द पिरामिडल शेप। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, NH3 PS3 ASS3 SbS3 और BiS3। ठीक है, सबका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। सबका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, अगर पूछा जाए भैया इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन फास्फोरस। बोलो, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं यहां बना रहा हूं एक पिरामिडल शेप। यह अमोनिया हुआ, यह लोन पेयर हुआ। ठीक है, यह साझा किया इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन मान लो कहां पे है, बीच में है। ठीक है, समझो। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो साझा इलेक्ट्रॉन कहां सरक के जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। यहां पर भी कहां सरक के जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, और यहां पर भी कहां सरक के जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो जो मार्कर गिर गया, मतलब क्वेश्चन पूछेगा, तो जो साझा इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वह साझा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर चला गया। देखो, यहां मान लो डिस्टेंस r1 है, यहां पर भी डिस्टेंस r1 है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया बेटा, तो r2 डिस्टेंस हो गया, तो वहां पे डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। तो डिस्टेंस कम होगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अमोनिया का, फिर फास्फीन का, फिर आर्सीन का, फिर स्टीबीन का, फिर किसका होगा, बिस्म्यूटीन का। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि इफ, सब कंपटीशन के लिए है, इफ बॉन्डेड एटम आर सेम, अगर बॉन्डेड एटम क्या हो, सेम हो, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में क्या एक रिलेशनशिप बन सकता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। नहीं समझ में आया? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। यह सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे कम। फरिया रहा है बढ़िया से, बोलो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो ए हो गया, बी हो गया, सी देखो,
बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो किस प्रकार का बना रहा है? MS3 टाइप का बना रहा है। MS3 टाइप शेप क्या होता है? पिरामिडल। और यहां पर क्या है? लोन पेयर। यही लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। और अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह क्या होगा? बेस होगा। किसके? अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एसिड बेस कॉन्सेप्ट बाय एम पी सिंह टाइप करोगे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, तो आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट का मैं 4-5 लेक्चर बना दिया हूं। वो BSc सेकेंड ईयर के लिए भी है, 11th और 12th के लिए भी है, ठीक है, काफी डिटेल है। अब देखो, तो लोन पेयर की वजह से लोन पेयर डोनेट करेगा, तो जो डोनेट करेगा वह क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहां पर देखिए बेसिसिटी हम कैसे देखेंगे। यहां तो 5 ठोम को देखना है, अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबिन और बिस्म्यूटिन, यही ना है। सभी के पास लोन पेयर है। तो हमको पता करना है कि भैया इसमें से सबसे स्ट्रांगेस्ट बेस कौन होगा। अब ध्यान दो, यहां पर सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। यहां पर क्या है? फास्फोरस। यहां पर क्या है? आर्सेनिक। यहां पर क्या है? एंटीमनी। और यहां पर क्या है? बिस्मथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक ही ग्रुप में है और ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज इससे बड़ा होगा, इसका साइज और बड़ा होगा, इसका साइज और बड़ा होगा और इसका साइज और बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है, तो यहां पर लोन पेयर मान लो ऐसे दिखाई देगा। यहां साइज बढ़ गया तो लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पे लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, यहां पे लोन पेयर का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, यहां पर और बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ही ना बेटा है, और साइज जब बढ़ता जाएगा तो लोन पेयर पूरे सर्किल पर स्प्रेड फैल जाएगा। तो जब पूरे सर्किल पर फैल जाएगा तो डोनेशन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो देखो यहां पर एक ही जहां कंसंट्रेट है तो आसानी से क्या करेगा? डोनेट कर देगा। लेकिन यहां पर इतना दूर, इतना डिस्टेंस फैल गया है कि यहां पर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी अपने ऊपर वालों से क्या होगी? कम होगी। तो सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? अमोनिया। देन मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, यार बढ़ोती आ गई है। SbS3 और समझ में आ रहा है? बोलो। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक ही होगा। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना भाई। आगे देखो, ये सब नोट्स पे ऐसे नहीं बनाया हूं मैं, सीधे लिख दिया हूं। तो आपको समझने के लिए बढ़िया से वीडियो देखना पड़ेगा, और इसको पॉज करके एक बार नोट्स के पास लिख लोगे ना बेटा तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, खुद मास्टर हो जाओगे। मैं चाहता हूं केमिस्ट्री में कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ या फिजिक्स बायो पढ़े, केमिस्ट्री का कोचिंग करे भी तो वह मास्टर से ज़्यादा जानने का प्रयास करे। मेरा यही उद्देश्य है कि कहे कि सर ने पढ़ाया है, ठीक है। अगला ABCD और E, तो नेचुरल फाइनाइट चल रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, और दूसरा होगा मतलब लास्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेचर ऑफ फाइबर में सोचिए, इतना मैं डिटेल सब बता दे रहा हूं, कहीं से क्वेश्चन गड़बड़ाए ना। आओ देखते हैं, ठीक है। मार्कर रखने जगह कम पड़ जा रहा है। अब थर्मली स्टेबल कौन सा हाइड्राइड ज्यादा होगा? ध्यान दो, थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यह MH बॉन्ड, मतलब MH3 का MH बॉन्ड, मैं एक ही दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर यह बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यह बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। जब यह MH बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो अरे लंबाई ज्यादा होगी तो कमजोर होगा ना। तो जब कमजोर होगा तो हीट करने पे क्या होगा? आसानी से ब्रेक हो जाएगा।
तो जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा वह थर्मली लेस स्टेबल होगा। अब ध्यान दो, अमोनिया इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे नीचे तुम आ रहे हो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है? क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। बिस्मथ का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो यह बॉन्ड आसानी से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा, अमोनिया, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टीबीन, फिर बिस्म्यूटिन। समझ में आ रहा है? बोलो। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो जब यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो आसानी से H दे देगा, तो जब H दे देगा तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, अमोनिया नहीं शो करेगा, अब उधर वाला शो करेगा। तो यह मैंने काफी डिटेल में इसको समझा दिया, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड। क्लियर हुआ? अब दूसरी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेचर ऑफ हैलाइड, ठीक है। फिर अगला वीडियो में नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। लेकिन आज दो ही प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ना है। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों को, इंटरमीडिएट, बेसिक, फर्स्ट ईयर, सबको शेयर करो, सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। अब देखो अगला है दूसरी प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ हैलाइड। तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब ग्रुप 5 ए के एलिमेंट दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक बनाते हैं MX3 टाइप हैलाइड और एक बनाते हैं MX5 टाइप हैलाइड, ठीक है। MX3 टाइप हैलाइड को हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड। क्या बोलते हैं, ट्राई हैलाइड। और इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटा हैलाइड, ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली फॉर्म ट्राई हैलाइड, जो केवल क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। दैट्स वाई नाइट्रोजन, क्या कारण लिखोगे, नाइट्रोजन फॉर्म ओनली ट्राई हैलाइड, वेयर एज अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ट्राई हैलाइड एज वेल एज pentahalide, because nitrogen has no vacant d orbital whereas other element of this group contain vacant d orbital। तो vacant d orbital से अपनी वैलेंसी 3 से क्या कर लेगा, +5 तक। जैसे देखो ये पढ़ाया हूं पिछले लेक्चर में, 7 1s2 2s2 2p3, तो तीन ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह NCl3 बन गया, ठीक है। और यह फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0, तो तीन अनपेयर तो यहाँ ये 1 2 3 और यहाँ पे पेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड हो गया PCl3 और d ऑर्बिटल खाली है ना ये, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा देगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा, PCl5। तो नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, MX3 और MX5 दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। क्या होगा, sp3 और पिरामिडल शेप, ठीक है। इसका देखो ठीक है, 5 बॉन्ड है, देखो एक डॉटेड शिप रिप्रेजेंटेशन का तरीका है 2 3 4 5, ठीक है।
अब देखो इस पे क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3d, क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3d, और इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ध्यान दो, अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है, यहां पर बॉन्ड एंगल यह तीनों जो है 120 पर, यह वाला, यह और यह 120 पर है, और यह वाला बॉन्ड 90 डिग्री। तो दो बॉन्ड एंगल यहां पर होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दो, 1 2 3 जो 120 डिग्री पर है, इन तीनों को हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। नोट्स में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, समझिए। इन तीनों बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। एंड जो 90 डिग्री पे बॉन्ड है, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली लार्जर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड थोड़ा सा इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होता है, लंबा होता है। देखो क्यों, समझो ऐसा क्यों होता है बेटा। यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, रेड पेन से दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यह मैं मार्कर विदाउट कैप दिखा रहा हूं। तो एक बॉन्ड यह एबव द ऐसे आया है ऊपर वाला, और ये वाला ऐसे निकला, देखो ये, और एक पीछे होगा, ठीक है। तो यह वाला बॉन्ड एबव द प्लेन है, तो जो 1 2 3 साझा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी साझा इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो, यहां पर भी तो साझा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर क्या है, कम है। तो यहां रिपल्सन मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाएगा, और इसी बॉन्डवा को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे, तो साझा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे आ जाएगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो आगे आएगा, तो लंबाई आगे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। क्यों, टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन। समझ में आ रहा है, बोलो, क्लियर हो रहा है। एक चीज बताने मैं भूल गया, जो फास्फोरस जैसे PF3, SbF3, फास्फोरस, आर्सेनिक, AsF3, यह सब क्या होते हैं, यह फास्फोरस के जो फ्लोराइड होते हैं, यह जनरली लिविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, लिविस एसिड। क्यों, क्योंकि जब इनका माइनस हम रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं, फ्लोरीन से कराते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहने क्या मतलब है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के जो फ्लोराइड होते हैं, वह क्या होते हैं, एसिड होते हैं, लिविस एसिड। क्यों, क्योंकि वह F- या फ्लोरीन से रिएक्शन करके उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज बताना मैं भूल गया, जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है वह लेस स्टेबल होता है, उसको हाईली गर्म करेंगे तुरंत PCl3 और Cl2 में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो यह मैंने पूरा नेचर ऑफ हैलाइड और नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया। और MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, सबके लिए है। केमिस्ट्री सिखाने का उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा केमिस्ट्री में कोचिंग न करे, ठीक है। प्लीज़ शेयर करिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।